हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर वन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। फ्रेंड्स, हमने लास्ट बार जो है डिस्कस किया था इंडियन सोसाइटी को, और हमने देखा कि कैसे इंडियन सोसाइटी इवॉल्व हुई एंशियंट टाइम से लेके पोस्ट कॉलोनियल टाइम तक। कौन कौन से चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में, और इंडियन सोसाइटी के कुछ फीचर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और फिर हमने कहा था कि अब इंडियन सोसाइटी के सारे फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जीएस पेपर वन के सिलेबस में दिया हुआ है सोसाइटी सेक्शन में कि इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो उन फीचर्स पे हमें लगातार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो हम उन फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी के फीचर्स की इस सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को, जो है कास्ट सिस्टम। या इंडियन सोसाइटी में एक तरीके का कास्ट सिस्टम एक तरीके का इंस्टीट्यूशन भी है। तो मैंने पिछली बार बात की थी कि इंडियन सोसाइटी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसके कुछ फीचर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या इंडियन सोसाइटी के कुछ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी का, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी का, उसी तरह कास्ट भी जो है, कास्ट सिस्टम भी एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी का। तो आज हम कास्ट सिस्टम से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और फिर वन बाय वन सारे फीचर्स को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, तो हम देखते हैं लगातार न्यूज़पेपर्स में, टीवी डिबेट्स में, या सोसाइटी में आसपास अपने लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि ये तो कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम देखते हैं लोगों को अपने आसपास डिस्कस करते हुए कि फला लीडर जो है पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहा है। फला लीडर दलितों की पॉलिटिक्स कर रहा है। फला लीडर सवर्णों की पॉलिटिक्स कर रहा है, या ये किसी पर्टिकुलर कास्ट के लीडर हैं, ये किसी दूसरे पर्टिकुलर कास्ट के लीडर हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा जब इंडिया में चुनाव होने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे कास्ट के बेस पे एक जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की जाती है, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी कास्ट सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट वर्ड बहुत सुनते हैं। प्लस जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, वहाँ पे कास्ट रिलेटेड कई सारी बातें होती हैं। कास्ट बेस्ड वायलेंस की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। अनइक्वालिटी की, हमें कास्ट के बेस पे अनइक्वालिटी की कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और उम, हम हमेशा जो है कुछ न कुछ कास्ट के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो आज हम इस समझेंगे कि कास्ट सिस्टम है क्या? तभी हम समझ पाएँगे इन घटनाओं को, हम उससे रिलेट कर पाएँगे। ओके? तो आज हम अपना डिस्कशन कास्ट सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो आज बेसिकली हम कास्ट सिस्टम पे 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा कास्ट सिस्टम को अपनी एक उस पे समझ बनाने की कोशिश करेंगे, और हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कास्ट सिस्टम कि कास्ट सिस्टम है क्या, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बनाने की कोशिश करेंगे कास्ट सिस्टम पे। ओके, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये हमारी सोसाइटी में इनबिल्ड हुआ, और फिर ये कैसे आया, और फिर समय के साथ इसमें कौन-कौन से चेंजेस आए इस कास्ट सिस्टम में। तो हम वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट टाइम में क्या था, कॉलोनियल टाइम में क्या था, पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में हमें कास्ट सिस्टम का कौन-सा रूप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि कौन-कौन सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कास्ट सिस्टम की। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम है क्या। तो हम थोड़ी अपनी समझ डेवलप करेंगे कास्ट सिस्टम पे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कास्ट जो वर्ड है वो एक पुर्तगीज वर्ड है, कास्टा, उससे इमर्ज होता है, जिसका मीनिंग होता है रेस, किसी जनजातीय समूह से जिसका मतलब होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कास्ट अगर हम वर्ड की बात करेंगे तो वो एक पुर्तगीज वर्ड कास्टा से मिलकर आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कास्ट सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कास्ट कैन बी डिफाइंड एज अ हेरिडेटरी endogamous group having a common name, common traditional occupation, common culture, relatively rigid in matters of mobility, the distinctiveness of status, and forming a single homogeneous community. Okay friends, तो अब हमें इस definition में कई सारे keywords देखने को मिलते हैं,
और इन्हीं कीवर्ड्स को जब हम समझ लेंगे तो हमें कास्ट जो वर्ड है उसका मतलब समझ आएगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का फ्रेंड्स मतलब क्या है? हेरिडेटरी मतलब पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। अगर कोई ऐसी चीज जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ रही है, मतलब कास्ट सिस्टम कुछ ऐसी है, ऐसा चीज है जो बाई बर्थ होता है। ओके, हम अक्सर देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि अगर किसी बच्चे ने किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया तो उसकी भी कास्ट वही हो जाती है। ओके, तो कास्ट शब्द में कास्ट जो वर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए हमारा पहला कीवर्ड क्या है कि वो हेरिडेटरी होती है। फिर दूसरा एक इंडोगामस ग्रुप है। इंडोगामस ग्रुप का मतलब फ्रेंड्स, तो अब दूसरा कीवर्ड हमारा क्या है? इंडोगामी। इंडोगामी क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। जब हम शादी की बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए या ऑनर किलिंग की कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये सब वर्ड कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक इंडोगामस ग्रुप के बारे में बात करता है, किसी एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करता है, उस स्पेसिफिक ग्रुप में ही हम शादी कर सकते हैं। कास्ट में भी जो कास्ट के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे, किसी पर्टिकुलर कास्ट में भी कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और वो एक दूसरे ग्रुप में ही शादी करते हैं, वो उस ग्रुप से बाहर नहीं जाते हैं। ओके, सो इंडोगामी मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। तो हमने देखा कि कास्ट सिस्टम में एक तो हेरिडेटरी होती है, मतलब ये बाई बर्थ होता है। दूसरा, ये एक इंडोगामस ग्रुप होता है, हैविंग अ कॉमन नेम, उन सबका एक कॉमन सरनेम होता है। आज हम देखते रहते हैं सोसाइटी में कई सारे सरनेम होते हैं, मिश्रा, तिवारी, सिंह, गुप्ता, और कई सारे अलग अलग स्टेट्स में हम जाएंगे तो देखेंगे हमें अलग अलग कई सारे सरनेम देखने को मिलते हैं। तो जिस कास्ट की हम बात कर रहे होते हैं वहां पे सभी का जो सरनेम होता है वो कैसा होता है? वो कॉमन होता है, चेंज होता है, सेम होता है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या होता है? एक कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ओके, कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम फ्रेंड्स हमारी इंडियन सोसाइटी में या हिंदू रिलीजन में इनबिल्ड हुआ, उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं एक्यूपेशन की उसकी एक हिस्ट्री रही है, कि मतलब किसी कास्ट को किसी पर्टिकुलर एक्यूपेशन से जो है कोरिलेट किया गया। जैसे हम देखते हैं कि कारपेंटर का काम करने वालों की एक अलग कास्ट रही है। ओके, फिर उसी तरह हम देखते हैं कि जो बिजनेस करने वाले लोग रहे हैं उनकी एक अलग कास्ट रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए रहे हैं हमारे एंशिएंट टाइम में, उनकी एक अलग कास्ट रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये कास्ट सिस्टम हमारा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रेडिशनल एक्यूपेशन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद उस कास्ट ग्रुप का कोई ना कोई एक कॉमन कल्चर होता है। वो बहुत ही रिजिड होते हैं मोबिलिटी के मैटर्स में, मतलब वो मैंने बताया कि वो इंडोगामस ग्रुप होते हैं, मतलब वो शादियां बाहर नहीं करते हैं, और तो मोबिलिटी उसमें बहुत रिजिड होती है। ओके, फिर डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब क्या है? कि वो कोई ना कोई उनका एक प्रिविलेज्ड स्टेटस होता है, वो एक विशेष स्टेटस की बात करता है जो ये कास्ट सिस्टम होता है। एंड फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी, एक वो होमोजीनियस कम्युनिटी को फॉर्म करने की बात करते हैं, एक जैसे दिखने वाली सोसाइटी को की के बारे में बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कास्ट सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम एक पुर्तगीज वर्ड कास्टा से इमर्ज हुआ है। फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कि कास्ट कैन बी डिफाइंड एज अ हेरिडेटरी endogamous group having a common name, common traditional occupation, common culture, relatively rigid in matters of mobility, the distinctiveness of status and forming a single homogeneous community। तो हमने बारी बारी से सारे कीवर्ड्स को समझा कि इनका मतलब क्या होता है। तो हम अब कास्ट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बहुत अपनी एक समझ बना चुके हैं कि हाँ ये बाई बर्थ होगा, इसमें एक एंडोगामी ग्रुप होगा, फिर उनका एक कॉमन नेम होगा, उनका एक कॉमन ऑक्यूपेशन होगा, कॉमन कल्चर होगा, वो एक होमोजीनियस कम्युनिटी होगी। तो ये कुल मिला के एक कास्ट सिस्टम की हमने एक बेसिक डेफिनेशन समझी कि कास्ट सिस्टम होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि इट हैज ओरिजिन इन एंशिएंट इंडिया। तो जो ये कास्ट सिस्टम है इसकी जो इसका जो ओरिजिन है वो हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है।
एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है एंड was transformed by the various ruling elites in medieval, early modern and modern India, especially the Mughal Empire and the British Raj. हम बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक इस सिस्टम में ओरिजिन हमारी एंशिएंट इंडिया में होती है और फिर धीरे धीरे इसमें कई सारे चेंजेस आते रहते हैं। मिडाइवल पीरियड में भी जो रूलर्स आए उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस लाए, फिर अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न इंडिया में भी कई सारे चेंजेस हुए, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। फिर India's caste system is among the world's oldest forms of surviving social stratification. जो कास्ट सिस्टम है फ्रेंड्स वो क्या है, एक तरीके का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इंडियन सोसाइटी में। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटीज कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब जब हम किसी सोसाइटी को कई सारे सोशल ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सोसाइटी में कई सारे क्लासिफिकेशन की बात होती है। कभी कभी हम सोसाइटी को क्लास के बेस पे जो है उसको स्ट्रेटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो अपर क्लास के हैं, वो लोअर मिडिल क्लास के हैं। फिर कहीं ना कहीं एक पावर के बेस पे भी हम सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जो कास्ट सिस्टम है वो भी सोसाइटी को किसी ना किसी बेस पे उसको कैटेगराइज करने की बात करता है। तो कास्ट सिस्टम इज व्हाट, कास्ट सिस्टम is a form of social stratification in India. Okay. फिर कास्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। कास्ट सिस्टम जो है बेसिकली दो डिफरेंट कंसेप्ट से मिलकर बना है। वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं, एक है वर्ण और दूसरा है जाति। ओके फ्रेंड्स, वर्ण एंड जाति। तो जाति क्या है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में कि ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं। और वर्ण क्या है, वर्ण गीता में एक श्लोक आता है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैंने सोसाइटी को उसके गुण यानी कि उसकी मेरिट्स और उसके काम के बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ये हमें एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द आता है, जहां पे वर्ण का मतलब क्या होता था कि वर्ण शब्द का मतलब ये होता था कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी मेरिट और उनके काम के हिसाब से उनको 4 वर्ड्स में चार कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया गया। जैसे हम देखते हैं ये हिंदू कास्ट सिस्टम, सबसे टॉप पे कौन है, ब्राह्मण्स। उनको माना गया कि दे आर द पीपल क्लोजेस्ट टू द गॉड। फिर उसके बाद क्षत्रिय, द वॉरियर क्लास, ओके, जो युद्धों में भाग लेते थे। फिर वैश्य, जो एक बिजनेस क्लास होता था, जो लोग व्यवसाय करते थे। और शूद्रास, ओके, द लोवेस्ट क्लास ऑफ द फार्मर्स एंड दोज हु सर्व द अदर क्लास, जो फार्मर्स थे या जो अदर क्लासेस की को सर्व करते थे। ओके, तो ये एक वर्ण सिस्टम था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर ऋग्वैदिक पीरियड, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड जो आया, फिर उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो ये क्लास उनकी मेरिट्स के आधार पे वर्ण को डिवाइड किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये रिजिड हो गया। मतलब अगर किसी फैमिली का वर्ण क्षत्रिय है तो उसमें जो बर्थ लेने वाली जो उनका चाइल्ड है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो क्षत्रिय ही रह गया। तो इस तरीके से वर्ण सिस्टम में क्या था कि आपको मेरिट के हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा। बट जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उसमें क्या हुआ कि अगर आप बाय बर्थ हो गया ये कि आपने अगर किसी एक कुल में जन्म ले लिया, किसी एक कास्ट में जन्म ले लिया, तो आप आपकी भी कास्ट वही हो जाएगी। ओके, फिर हम हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है कि एंशिएंट टाइम में क्या था, ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है। फिर कोलोनियल टाइम में जो 1901 में जो सेंसस हुआ, उसने सबसे पहले लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया कास्ट बेस्ड राइट्स को लेके, एससी एसटीज के बारे में बात की। और फिर पोस्ट कोलोनियल टाइम में, कोलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रोल किया अपने हिसाब से, तो वो हमारा कोलोनियल टाइम था ब्रिटिशर्स के आने बाद से लेके 1947 तक। पोस्ट कोलोनियल टाइम्स मतलब जब हम आजादी पा गए, फिर उसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या एंगल रहा कास्ट को लेके। महात्मा गांधी और कई सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कौन सा योगदान दिया कास्ट सिस्टम को सही करने के लिए। तो उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे।
ओके, तो सबसे पहले एंशियंट एज में, ड्यूरिंग एंशियंट एज कास्ट सिस्टम क्या था? जनरली द कास्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजन। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम एक जनरली है वो हिंदू रिलीजन के साथ कोरिलेट होता है, जहां पे ऋग्वेद के अनुसार देयर आर 4 कैटेगरीज नोन एज वर्ण। तो ऋग्वेद क्या कहता है कि सोसाइटी को वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है। हमने अभी आपको एक श्लोक बताया कि चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, कि उन्होंने पूरी सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और उनके काम काम और उनके मेरिट के आधार पे। कौन कौन से वर्ण में? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, तो सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और उन सबका काम क्या था वो भी मैंने बताया। तो एक तरीके की वन सिस्टम क्या था? एक तरीके की हाइरार्की थी सोसाइटी में। एक तरीके के जैसे हम लैडर सिस्टम देखते हैं ना, सीढ़ी, सबसे पहले सबसे निचला पावदान, फिर एक स्टेप ऊपर एक स्टेप ऊपर, और सबसे ऊपर के स्टेप पे कौन थे? ब्राह्मण्स थे। वो सबसे बड़ी प्रिविलेज्ड क्लास थी। फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे जो पावर को होल्ड करते थे और युद्ध के साथ साथ रूल करने का काम करते थे। वैश्यों का क्या काम था? कि वो बिजनेस करते थे। और शूद्रास क्या करते थे? बाकी जो बचे हुए काम, सर्विंग का काम। ओके, it is only the post Vedic period that caste becomes the rigid institution, and that is familiar to us from well known definitions. Okay, तो ऋग वैदिक पीरियड में तो वर्ण सिस्टम था। ओके, कि अगर किसी क्षत्रिय के घर में कोई ऐसा चाइल्ड आता है जो 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 पढ़ा सकता है, जो पढ़ने में जिसकी रुचि है, तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्राह्मण हो जाएगा। वैश्य के अगर घर में कोई ऐसा आदमी आया जो बढ़िया लड़ाई कर सकता है, बढ़िया फाइटर है, तो वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। शूद्र के यहाँ अगर कोई ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि पढ़ने पढ़ाने में बहुत अच्छा है, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ये ऋग वैदिक पीरियड में था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि यही जो वर्ण थे ये रिजिड हो गए, ये एक रिजिड इंस्टीट्यूशन हो गए। मतलब अब काम के हिसाब से और मेरिट के हिसाब से वो कैटेगराइजेशन होना बंद हो गया। वो हुआ क्या कि अब जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, जो वैश्य के यहाँ जन्म लेगा वो वैश्य हो जाएगा, और जो शूद्र के यहाँ जन्म लेगा वो शूद्र हो जाएगा। ओके, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मिडाइवल इंडिया में हम देखते हैं कि हमें कास्ट की कई सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं। और ब्राह्मण्स में भी कई सारे ब्राह्मण्स देखने को मिलते हैं। वहां भी कई सारे ब्राह्मण की सब कैटेगरीज हैं। क्षत्रिय में भी कई सारे हम देखते हैं, प्रतिहार, चंदेल, कई सारे हमें डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। उनमें भी कई सारी सब कैटेगरीज होती चली गई। वैश्यास में भी कई सारी सब कैटेगरीज होती चली गई। शूद्र में भी आज हम हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि जाटव, नॉन जाटव जैसी कई सारे कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं कास्ट सिस्टम में। ओके, तो हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग एंशियंट एज ऋग्वेद में सबसे पहले हमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द के बारे में वहां पे बताया गया है कि वर्ण क्या है? किसी सोसाइटी को उन्होंने स्ट्रेटिफाई किया मेरिट और उनके काम के हिसाब से। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो ये वर्ण है वो कहीं ना कहीं जाति यानी कास्ट सिस्टम में तब्दील होता नजर आता है, और एक रिजिड इंस्टीट्यूशन की तरह वो बिहेव करने लगता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल टाइम्स में कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए और हमें क्या देखने को मिलता है? कॉलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, तो सबसे पहले 1901 में का जो सेंसस हुआ, उसमें सबसे पहले एक सोशल हायरार्की के बारे में एक हमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि हमने कास्ट के बेसिस पे थोड़ा बहुत सेंसस को देखा। फिर हमें देखते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम जितने भी बने, उनमें हमने देखा कि जो लैंड ओनर्स थे वो हमेशा अपर क्लास के लोग थे, और उन्हीं को सारे राइट्स दे दिए गए। और इस तरीके से जो लोअर क्लास थी हमारी, जो हमारी इस जाति व्यवस्था में जो निचले पायदान पे थे, उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वर्ड्स आते हैं, और शेड्यूल कास्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात की जाती है बाय द स्टेट, कि जो एससी और एसटी हैं, यानी जिनको हम दलित के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं सोसाइटी में, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए स्टेट के द्वारा, क्योंकि पिछले काफी टाइम पे इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई।
फिर कहीं ना कहीं हमें पूना पैक्ट, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूना पैक्ट एक होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, कि उसमें भी जो है एससीज के राइट्स के बारे में बात होती है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा कि कैसे एंशियंट टाइम में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, और जो कॉलोनियल टाइम्स था उसमें ये अपनी रूट्स और बहलाता चला जा रहा है और फैलाता चला जा रहा है। और जो ऊपर के लोग हैं उस जाति व्यवस्था के सिस्टम में, जो ऊपरी सीढ़ी पे आने वाले लोग हैं, उन वो लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं, लगातार अमीर हो रहे हैं, और जो नीचे के लोग हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। ओके, फिर फिर कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस। कास्ट सिस्टम हमें क्या देखने को मिलता है? ओके, द डोमिनेंट व्यू इन द नेशनल मूवमेंट वाज टू ट्रीट कास्ट एज अ सोशल इविल। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और जो हमें देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट हमें कुछ देखने को मिलते हैं, तो उन सभी लोगों ने कास्ट सिस्टम को एक सोशल इविल कहा और इसको दूर करने की बात कही। इस पे कई सारे मूवमेंट्स चले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम हमें देखने को मिलता है जिन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बात की, एक तो हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जो ये कास्ट सिस्टम है ये सही नहीं है। उन्होंने हरिजन उनको कहा, उन्होंने कहा कि ये हरि, हरि मतलब उनका मतलब था गॉड से, जन मतलब लोग। उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है, उन्होंने कास्ट सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट फीचर पे की बात कही कि कास्ट में अनइक्वालिटी या जो अनटचेबिलिटी का चीज है ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से गांधी जी ने उनके अपलिफ्टमेंट में कई सारा काम किया। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू था कास्ट सिस्टम को लेके वो कैसे डिफरेंट था। दोनों कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, बट दोनों का जो नजरिया था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग था। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम केवल कास्ट सिस्टम के एक इवोल्यूशन के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम पोस्ट कॉलोनियल टाइम में कैसे इवॉल्व हुआ। ओके, तो हमने क्या जाना कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम में हमने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस तो हमारे कई सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए और कास्ट सिस्टम को उन्होंने इविल कहा। और उसके बाद स्टेट वाज कमिटेड टू अबॉलिशन ऑफ कास्ट बट अनेबल टू पुश द रेडिकल रिफॉर्म्स लेड टू कास्ट इनइक्वालिटी। मतलब क्या हुआ कि स्टेट ने कास्ट को अबोलिश करने की बात कही, उसको कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात कही, लेकिन वो कोई रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं कर सका। और उसकी वजह से क्या हुआ, कास्ट इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। ओके, क्योंकि हम देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि डेमोक्रेसी जब आई इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब डेमोक्रेसी आई और इलेक्शन होने लगे, तो हमारी इंडियन जो सोसाइटी थी वो कई सारे छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स में बटी हुई थी। तो पॉलिटिशियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन कास्ट ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की चुनाव जीतने के लिए। और इस तरीके से जो हम कोशिश कर रहे थे कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने की, वो हम अबोलिश नहीं कर पाए, क्योंकि हम कोई रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, और हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली। तो इस वजह से ये कास्ट सिस्टम और धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला गया। द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में तो था नहीं, तो वहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी जो प्रिविलेज्ड क्लास कास्ट थी, जो अपर कास्ट थी, उन्हीं को उनका लाभ मिलता चला गया, और वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे निकलते चले गए। और जो पिछड़ी जातियां थी, जो लोअर कास्ट थी, वो पिछड़ती चली गई। इंडोगोमी मतलब कि जो एक ही ग्रुप में शादी करने की बात है, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोहिबिट किया गया, और उसकी वजह से भी जो है ये पॉपुलर होता चला। आज भी हम देखते हैं कि कई सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, शादी.com, इन सब जगहों पे हम जो है सेम कास्ट में शादी करने की बात कहते हैं। और फिर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, इसने भी कास्ट सिस्टम को और मजबूत किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम समझते हैं कुछ क्विक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि कास्ट सिस्टम की कुछ क्विक कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबसे पहले इसमें समझेंगे, और आगे के लेक्चर में हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कास्ट सिस्टम की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम क्या करता है कि वो एक, जैसे मैंने एक कीवर्ड यूज किया था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस सोसाइटीज कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कास्ट सिस्टम क्या करता है, सोसाइटी को एक डिवीजन की बात करता है,
जैसे कि हमने एक बात की कि सबसे पहले टॉप पे कौन रहेगा, ब्राह्मण रहेंगे, फिर उसके बाद कौन रहेगा, क्षत्रिय रहेंगे, फिर कौन सा रहेगा, वैश्य रहेंगे, फिर कौन रहेगा, शूद्र रहेंगे। तो हमने कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो कास्ट सिस्टम क्या करता है कि वो सोसाइटी को डिवाइड करता है सोशल फैक्टर्स के आधार पे। फिर जो दूसरा फीचर है हमारा कास्ट सिस्टम का, वो है हायरार्की। ओके, तो हमने पिछली स्लाइड में देखा, देखिए कि सोसाइटी क्या है, हायरार्की है। यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है जिसमें ऊपर से नीचे, मतलब जो सबसे टॉप पे है वो ब्राह्मण है और जो सबसे नीचे है वो शूद्र है। तो एक तरीके की ये हायरार्की हो गई। ओके, कि सबसे ऊपर कोई है, उसके नीचे कोई है, मतलब इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, कोई ना कोई प्रिविलेज क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हायरार्की हो गया, एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। ओके, फिर उसके बाद जो इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इंडोगामी। इंडोगामी हमने बात की कि प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, मतलब वो किसी एक ही सोशल स्पेसिफिक ग्रुप में ही वो शादी करेंगे, तो वो क्या हो जाती है, इंडोगामी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कास्ट सिस्टम में। ऐसा माना जाता है कि जो निचली कास्ट के लोग हैं, एंशियंट टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि या मिडाइवल टाइम में हमें देखने को मिलेगा, या अभी भी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में ये प्रैक्टिस की जाती है अनटचेबिलिटी, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो प्योर नहीं है। ओके, कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करता है। वो बात करता है कि अगर एक कास्ट के लोग आपस में मैरिज नहीं करते हैं तो वो प्योरिटी नहीं होती है। प्योरिटी ऑफ ब्लड की बात करता है कास्ट सिस्टम। तो वो कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के लोगों को टच नहीं करते, उन्हें अपने कुओं में पानी नहीं पीने देते हैं, मंदिरों में उन्हें भगवान की पूजा नहीं करने दी जाती है, वेदों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, तो अनटचबिलिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और आर्टिकल 17 जो है हर तरीके की अनटचबिलिटी को हटाने की बात करता है। तो ऐसी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डालनी पड़ी, क्योंकि ये पहले से कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत एक इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का, जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अनइक्वलिटी डालता है। फिर सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। ओके, तो मैंने बताया कि शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उनके जो पूजा पाठ के अधिकार थे उनको खारिज कर दिया गया। तो फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने आर्टिकल 25 बताया कि कोई भी अपने रिलीजन को मानने के लिए फ्री है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। फिर एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ओके, ये एक बहुत ही शर्मनाक प्रथा रही है। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है कि मैनुअली क्लीनिंग, कैरिंग एंड डिस्पोजिंग अ ह्यूमन स्क्रीटा, मतलब ह्यूमन स्क्रीटा को अगर मैनुअली कोई क्लीन करे, कैरी करे और डिस्पोज करे किसी हैंड टूल जैसे बकेट हो गए, ब्रूम्स हो गए, इनसे जो हटाने वाले लोग थे ह्यूमन स्क्रीटा को, उनको शूद्र कहा गया। उनको जाति व्यवस्था में जो सबसे निचले तबके के लोग होते थे उनको मैनुअली स्कैवेंजिंग करने के लिए मजबूर किया गया, ह्यूमन स्क्रीटा को हटाने के लिए बात की गई। ओके, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम में। फिर हमें देखने को मिलता है कि कास्ट बेस पे कई सारे वायलेंस हुए इंडिया में, अक्सर हमें देखने को मिले हैं। कई सारे स्टेट्स में, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में हमें कास्ट बेस्ड वायलेंस देखने को मिला। फिर पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ओके, इंडियन पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसकी जड़ें कहीं ना कहीं वो कास्ट से जुड़ी हुई रही हैं, और कास्ट से जुड़ी हुई रही हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि अगर किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट अगर कोई काम करता है तो वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं होगा। तो रिजर्वेशन वही आर्टिकल 16 से आता है। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या था कि इसीलिए लाया गया रिजर्वेशन कि जो ऐसे सामाजिक वर्ग जो पीछे से पिछड़े हुए हैं, जो किसी अतीत के कारण पिछड़े हुए हैं,
और वो अपना पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उनको हम रिजर्वेशन करके कहीं न कहीं उन्हें साथ लाने की बात की गई, लेकिन उसका कैसे मिसयूज़ हुआ, वो हम सब जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि कास्ट सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कास्ट सिस्टम के बारे में कि कास्ट सिस्टम है क्या, उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की। तो और उस डेफिनेशन में हमने कुछ कीवर्ड्स देखे और उनको समझने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री क्या रही है, कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, एंशिएंट टाइम में कास्ट सिस्टम क्या था। हमने देखा कि ऋग्वैदिक टाइम में वो वर्ण व्यवस्था होती थी, लेकिन जैसे पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में वो हमें कहीं न कहीं एक जो है जाति व्यवस्था में बदलता हुआ दिखाई दिया। फिर कॉलोनियल टाइम्स में कौन-कौन सी बातें हुई, पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में क्या-क्या बातें हुई और फिर लास्ट में हमने